इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। न्यूज 222 लेकर हाजिर हैं हम अगले 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। ये दौरा 10 दिन का होगा। पीएम म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उनके कई अहम कार्यक्रम। दौरे की शुरुआत पीएम म्यांमार से करेंगे। यहां पर 12 से 13 नवंबर तक भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। खबर है कि म्यांमार में ही पीएम की मुलाकात चीनी प्रधानमंत्री ली कीशियांग से होगी। म्यांमार से पीएम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां ब्रिस्बेन में वो 15 नवंबर को G20 देशों के साथ शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पीएम 4 दिन तक रहेंगे। 16 से 18 नवंबर तक मोदी सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न का दौरा करेंगे। 16 नवंबर को कैनबरा में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी अबॉट के साथ बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कई अहम विषयों पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को भी संबोधित करेंगे। एबट ने मोदी के सम्मान में दुनिया के मशहूर और 161 साल पुराने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत समारोह रखा है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन की तरह ही सिडनी के ओलंपिक पार्क में मोदी भारतीय समुदाय से मुखातिब होंगे। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों को मेलबर्न से सिडनी लाने के लिए मोदी एक्सप्रेस नाम से खास ट्रेन चलाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में करीब 7 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और वो देश के अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं। पीएम का यह दौरा बेहद खास है क्योंकि 28 साल बाद किसी भारतीय पीएम का यह द्विपक्षीय दौरा है। 19 नवंबर को पीएम एक दिन की फिजी यात्रा पर जाएंगे। 33 साल बाद कोई भारतीय पीएम फिजी जाएगा। फिजी में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है, जिसमें ज्यादातर बिहार के हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में पीएम ने नए बने मंत्रियों को चाय के साथ नसीहत भी दी। सूत्रों की माने तो पीएम ने मंत्रियों को रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और दलालों को सरकारी कामकाज से दूर रखने के लिए कहा। पीएम ने मंत्रियों को कहा कोई ये न समझे कि उनका मंत्रालय स्थायी है। पीएम ने यह भी कहा कि अगर किसी मंत्रालय के पास अच्छी योजना है तो सीधे मुझे बताया जाए। पीएम ने काम में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और मीडिया से बचने की नसीहत दी। पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि राज्य मंत्रियों के साथ बेहतर तालमेल रखें। पीएम मोदी ने मंत्रियों को गैर जरूरी विदेशी दौरों से बचने की ताकीद भी की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आज पदभार संभालेंगे। आयुष और परिवार राज्य कल्याण राज्य मंत्री श्रीपद नायक आज पदभार संभालेंगे। इससे पहले कल नए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपना कार्यभार संभाल लिया। मनोहर पर्रिकर को शपथ लेने के देश की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात कही है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने। मनोहर पर्रिकर को शपथ लेने के 9.5 घंटे तक पता नहीं था कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। मनोहर पर्रिकर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में इसका खुलासा किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपी से राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। अरुण जेटली ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री का प्रभार भी संभाल लिया। नए रेल मंत्री बने सुरेश प्रभु ने रेल मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। इस मौके पर सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे को अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे और ट्रेनों में अपराध पर रोक लगाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय से नए मंत्रालय में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अफसरों से जानकारियां ली। जयंत सिन्हा ने वित्त राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा पहली बार सांसद चुने गए। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए जेपी नड्डा को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाने पर कई सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नड्डा के कहने पर ही एम्स के चीफ विजिलेंस अफसर रहे संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया। ऐसे में अब नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा देने पर आपने आपत्ति जताई है। मनीष सिसोदिया ने कहा नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने से स्वास्थ्य सेवाओं में लूट और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आपके आरोपों पर जेपी नड्डा ने कहा कि शुभ घड़ी में ऐसे आरोपों पर उन्हें कुछ नहीं कहना। नड्डा ने भले ही आपके आरोपों पर चुप्पी साध ली, लेकिन बीजेपी ने उनका बचाव किया है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नड्डा केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार है। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में सूत्रों से खबर है कि वो दिल्ली की सियासत में लौट सकते हैं। दिल्ली में चुनाव होने हैं और पिछले चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार थे। महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर शिवसेना ने सख्ती के संकेत तो दिए, मगर बातचीत का रास्ता खुला रखा है।
शिवसेना ने विपक्ष में बैठने की बात कही है और विधानसभा सेक्रेटरी से नेता विपक्ष पद की मांग भी कर डाली है। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया वो बुधवार तक बीजेपी के रुख का इंतजार करेगी। नेता विपक्ष पर दावा ठोकने की वजह उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों की बैठक में साफ की। उद्धव ने कहा उन्होंने नेता विपक्ष पर इसलिए दावा किया क्योंकि कांग्रेस की नजर उस पर थी। उद्धव के मुताबिक अगर कांग्रेस ये करने में कामयाब हो जाती तो हम कहीं के नहीं रहते। उद्धव ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा हमारे धैर्य को कमजोरी न समझा जाए। उद्धव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी से बातचीत बंद है, लेकिन अगर वो आगे आते हैं तो हम कभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच 6 मंत्रियों को लेकर बात फाइनल हो चुकी है, मगर मामला विभागों पर अटका है। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना विधानसभा स्पीकर के पद के लिए भी उम्मीदवार खड़ा करेगी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने पारनेर से विधायक विजय औती को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। 12 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद फडणवीस विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी ने चुनाव में 122 सीटें जीती थी, जबकि बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले ही दिन शिवसेना और बीजेपी आमने सामने नजर आए। फडणवीस सरकार के मराठी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के फैसले पर शिवसेना ने तगड़ा ऐतराज जताया है। विरोध जताने के लिए शिवसेना विधायक हाथ में खास रंग की टोपियां लेकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा सत्र में शामिल होने शिवसेना के विधायक अनोखे अंदाज में नजर आए। सभी ने सिर पर केसरिया साफा बांधा हुआ था। विधायकों ने विधानसभा परिसर में लगी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, आशीर्वाद दिए। सदन के अंदर शिवसेना के विधायक विपक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एनसीपी ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी को बाहर से बिना शर्त समर्थन देने की बात दोहराई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं, हम नहीं चाहते राज्य फिर से चुनाव के गर्त में जाए। हालांकि पवार ने यह भी साफ किया कि एनसीपी विपक्ष की भूमिका ही निभाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राधाकृष्ण विखे को अपने विधायक दल का नेता चुना। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को विधायकों के विरोध के चलते नेता नहीं चुना गया। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर एमएस धीर ने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में भी है। आपसे धीर का टिकट कटने की अटकलें हैं। एमएस धीर ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा अगर बीजेपी की तरफ से ऑफर आता है तो विचार करेंगे। धीर ने यह भी साफ किया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से टिकट मांगा ही नहीं, लिहाजा कटने का सवाल ही नहीं। इसके अलावा धीर ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। वहीं केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि जिनका टिकट खतरे में होता है वो आंतरिक लोकतंत्र का बहाना तो बनाएंगे ही। केजरीवाल ने कहा अभी किसी का टिकट नहीं काटा गया, परफॉर्मेंस की समीक्षा के बाद ही विचार होगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को आपके बागी नेता विनोद कुमार बिन्नी चुनौती देंगे। बिन्नी लक्ष्मीनगर से विधायक चुने गए थे, लेकिन उनके बागी तेवर के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। केजरीवाल ने बिन्नी की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। दिल्ली के आश्रम इलाके में तेज रफ्तार बाइक के डिवाइडर से टकराने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब निरंजन अपने दोस्त के साथ लाजपत नगर से नोएडा की तरफ जा रहा था। दिल्ली के वसंत विहार बस डिपो के रेस्टरूम से एक कंडक्टर की रहस्यमय मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। बस डिपो में कंडक्टर राजकुमार के परिवार वालों, कर्मचारियों और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई। घरवालों का आरोप है राजकुमार की हत्या की गई है। गुड़गांव में शराब के नशे में चूर 2 महिलाओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। इन महिलाओं ने एक कार में टक्कर मारी थी। हादसे में 3 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली की रहने वाली ये महिलाएं लेट नाइट पार्टी अटेंड कर वापस लौट रही थी। शराब के नशे में इन्होंने गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस थाने ले गई तो हंगामे पर उतर आई। गुड़गांव के थाना डीएलएफ में इन महिलाओं ने महिला कांस्टेबलों के साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की बल्कि एसएचओ को भी जमकर गालियां दी। इन महिलाओं का आरोप है पुलिस वाले इन्हें छोड़ने के बदले पैसों की डिमांड कर रहे थे। गोरखपुर के बड़हलगंज इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। हत्या करने वालों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। दिल्ली से सटे नोएडा के जीआईपी मॉल के मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के खाने के नमूनों में मिलावट पाया गया। 10 जुलाई को बर्गर में कॉकरोच और कीड़े की शिकायत होने पर नोएडा फूड डिपार्टमेंट ने इसके नमूने की जांच की थी। नमूनों पर आई रिपोर्ट के मुताबिक बर्गर में कॉकरोच और कीड़ों के साथ साथ फंगस होना भी रिपोर्ट में सामने आया है। नोएडा फूड डिपार्टमेंट की जांच में कई खाने पीने के नामी ब्रांड के नमूने फेल होने की बात सामने आई। मदर डेयरी, अमूल, पारस कैफे कॉफी डे के सामान भी जांच में फेल हो गए। फूड डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। मिलावटी दूध मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है।
मिलावटी दूध को लेकर सभी राज्य अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है, नौनिहालों को जहर नहीं पीने देंगे। बर्धमान विस्फोट मामले में एनआईए ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमबी के आतंकी अमजद शेख को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम का रहने वाला अमजद शेख का काम विस्फोटक खरीदना था। अमजद शेख कोलकाता की एक मेडिकल कंपनी में काम करता था। उसकी आई कार्ड पर यह विस्फोटक खरीदता था। एनआईए ने शेख की गिरफ्तारी पर पहले 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी, बाद में इसे 10 लाख कर दिया गया। कोलकाता में एनआईए कैंप ऑफिस के परिसर के बाहर एक धमाका हुआ। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने 2 पाकिस्तानी संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है ये आतंकी एजेंट है। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने बब्बर खालसा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से बम बनाने का सामान और हथियार भी बरामद हुए। असम के चिरांग में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 17 नवंबर को संत रामपाल को हर हाल में पेश किया जाए। संत रामपाल पर अवमानना का आरोप है। संत रामपाल कल भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। उनकी तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया। यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर में जेल में बंद आसाराम को बड़ा झटका लगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला देते हुए दिल्ली के करोल बाग में आसाराम के आश्रम को तोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल दिल्ली के करोल बाग में आसाराम के आश्रम में अवैध निर्माण कराने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। जांच के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आसाराम के इस आश्रम को तोड़ने का आदेश दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक की जमकर पिटाई हुई। दरअसल दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ित होने वाली एक महिला ने खुदकुशी कर ली थी। शव को लेकर महिला के मायके और ससुराल वालों में जमकर मारपीट हुई। राजस्थान के राजसमंद में पंचायत के फरमान पर एक विवाहिता को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया। लोगों ने महिला को पीटा, उसके बाल काटे। पीड़ित महिला पर देवर की हत्या का आरोप लगाया गया था। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। यूपी के बाराबंकी में एक डॉक्टर प्रेग्नेंट महिला को ऑपरेशन थिएटर में देख लेने की धमकी दी। डॉक्टर के डर से महिला सरकारी अस्पताल छोड़कर भाग गई, निजी अस्पताल में डिलीवरी कराई। बिहार के बेगूसराय में एक शिक्षक के छात्रा को टॉर्चर करने की खबर सामने आई। शिक्षक ने छात्रा को इतनी देर तक धूप में खड़ा रखा कि चक्कर खाकर गिर गई। छात्रा को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद गुस्साए गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। वाराणसी के एक स्कूल में शिक्षक शैतान बन गया। शिक्षक ने 6ठी के छात्र को इतना पीटा कि छात्र का हाथ टूट गया। क्लास में साथी छात्र से बात करने पर छात्र को यह सजा दी गई। सूरत हवाई अड्डे के रनवे पर प्लेन से भैंस के टकराने की घटना के बाद भैंसों को पकड़ने का काम तीसरे दिन भी जारी रहा। हवाई अड्डे और आसपास के इलाकों में हेलीकॉप्टर से भैंसों की तलाश की जा रही है। कल सोमवार को सूरत महानगर पालिका और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मिलकर 4 भैंसों को पकड़ने में सफलता हासिल की। कई जगह तो अधिकारी भैंस पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते नजर आए। अब तक 8 भैंसें पकड़ी जा चुकी हैं। शुक्रवार को स्पाइस जेट के विमान से एक भैंस के टकरा गई थी, जिससे विमान में सवार 150 लोगों की जान आफत में पड़ गई थी। कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस की डूबती नैया को सिर्फ प्रियंका गांधी ही पार लगा सकती हैं। हंसराज भारद्वाज ने पी चिदम्बरम पर हमला बोला है। 2G घोटाला केस में अदालत नहीं आने पर डीएमके सांसद कनिमोझी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को पटियाला हाउस कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G घोटाला मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है। सीबीआई के वकील और आरोपियों की ओर से और वक्त मांगने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी। तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली। शाह को कोर्ट ने पेशी से अस्थायी तौर पर छूट दे दी है। केवल जब उन पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा तभी अदालत आना होगा। गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां मतदाताओं के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव में वोट देना जरूरी हो गया। राज्य के राज्यपाल ओपी कोहली ने गुजरात स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2009 को स्थानीय निकायों में वोट नहीं करने वालों को दंडित किया जाएगा। वोट नहीं डालने वाले लोग डिफॉल्टर वोटर घोषित कर दिए जाएंगे और उन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया। जयपुर नगर निगम चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कांग्रेस दफ्तर में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता एक दूसरे से मारपीट करने लगे। इस मारपीट में महिलाओं को भी चोट आई। मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं को किसी तरह वहां से हटाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पोस्टर लॉन्च किया गया है। पोस्टर मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की थीम पर बना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर बताया जा रहा है। मोदी के इस पोस्टर को 120 मजदूरों ने तैयार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पोस्टर का अनावरण किया। करगिल युद्ध में शहीद हुए सौरभ कालिया के पिता की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराए। याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। वियना संधि के मुताबिक किसी युद्धबंदी की हत्या नहीं की जा सकती।
दिल्ली पुलिस ने गाड़ियों की टैक्स में फर्जीवाड़ा करने वाले एक जालसाज को लाजपत नगर इलाके से गिरफ्तार किया। इसके बाद से पुलिस को टैक्स जमा करने की कई पर्चियां मिली हैं। मेरठ के कोर्ट में पेशी के बाद बिजनौर लौट रहे कैदी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। खालिद नाम के कैदी को बिजनौर जेल से पेशी के लिए लाया गया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बाघ के हमले में एक शख्स घायल हो गया। कुछ दिनों पहले बाघ ने 2 बाइक सवारों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। असम पुलिस ने गुवाहाटी में 10 किलो अवैध सोना के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है सोने का दाम 2.5 करोड़ रुपए है। तकनीकी खामियों की वजह से डीडीए हाउसिंग स्कीम का ट्रायल रन टल गया। अगली तारीखों की घोषणा अभी डीडीए ने नहीं की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी का वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर एक कार्यक्रम में जमकर थिरकते नजर आए। इंडिया न्यूज का सहयोगी चैनल इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ को आज 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया और मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने केक काटा। आज से शिक्षक क्षेत्र में नया क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। फिलहाल ये 9वीं क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक के लिए लागू होगा। ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद होगा जो किसी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और बाद में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। इस नई स्कीम में पुराने स्कूल या यूनिवर्सिटी का क्रेडिट नई जगह पर मान्य होगा। नई स्कीम के आने के बाद बच्चों को माइग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। केदारनाथ सिंह को साल 2013 के लिए देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 1934 में यूपी के बलिया में जन्मे केदारनाथ सिंह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक हैं। पुरस्कार के रूप में उन्हें 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा दी गई। अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कुशीनगर एयरपोर्ट बनवाने की मांग की है। अखिलेश ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से मंजूरी दिलाने के लिए पीएम से दखल की गुजारिश की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर कटौती हो सकती है। डीजल पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। केंद्र सरकार 15 नवंबर को डीजल पेट्रोल में कमी का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार 1 जनवरी से देश में सीधे बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी देने की योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत अब बैंक अकाउंट या आधार नंबर दिए जाने पर ही उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। इस योजना में 3 महीने का यानी मार्च 2015 तक का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अगर मार्च तक ग्राहक अपना बैंक अकाउंट या आधार नंबर नहीं देंगे तो अप्रैल 2015 से उन्हें बाजार के रेट पर एलपीजी सिलेंडर लेना होगा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में ई रिक्शा के नए मॉडल का उद्घाटन किया। ई रिक्शा नए नोटिफिकेशन के मानकों के अनुरूप बनाया गया है। आज से नोकिया लुमिया माइक्रोसॉफ्ट लुमिया हो जाएगा। आज से माइक्रोसॉफ्ट नाम से पहला स्मार्टफोन लॉन्च होगा। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल कारोबार का अधिग्रहण किया था।